अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, बड़ी खुशगवार सुबह है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मौसम बड़ा अच्छा है और इस खुशगवार सुबह के साथ बहुत सारी नेक तमन्नाएं वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ऑफिस जाते हुए नाश्ते की टेबल पे। तो जी आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो जाहिर है कि हमें पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और सिंध में मानसून का ये तीसरा धुआंधार स्पेल है। बड़ी शिद्दत से बारिशें हो रही हैं कराची में और बारिशों का ये सिलसिला कब तक रहेगा इस पर आज हम बात करेंगे। मुल्क में इस तरह गैर मतवक्के बारिश कैसे होने लगी है, क्लाइमेट चेंज के जो ये असरात हैं ये आगे आने वाले वक्त में लाइक नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो मॉनसून के स्पेल्स का महीना रहता है। तो क्या कोई चौथा पांचवा स्पेल है जो पाकिस्तान से टकराएगा, पूरे मुल्क में बारिशें बरसाएगा या फिर यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा? इसके अलावा मुल्क में कोरोना के वार जारी है। इसके अलावा मिनी पॉक्स ने भी एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई है। 75 मुल्कों में ये फैल गया है। आलमी इदारा सेहत ने हाइस्ट अलर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हेल्थ डायलॉग भी जारी है। अच्छा जी, बड़ों की तो हम अक्सर बात करते हैं कि जी बड़ों के साथ ये मसला है, स्किन ऐसी हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, ये है वो है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशली बात करेंगे बच्चों की। तो वो तमाम माएँ जो कि बच्चों के हवाले से बहुत परेशान होती हैं कि डिफरेंट इन्फेक्शन उन्हें हो जाते हैं, स्पेशली जब वेदर चेंज होता है ना। पाकिस्तान में होता ये कि जब सर्दी आती है तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स प्लस के जो बच्चे होते हैं, उन्हें ये वेदर ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो उनकी स्किन को किस तरह से आपने उनका ख्याल रखना है, इसके अलावा आपने जो है किस तरह से अपने बच्चों को बाकी मौसम जैसे कि बरसात का मौसम है, आगे जो आने वाले मौसम उससे कैसे बचाना है, ये आज हम आपको बताएंगे। शादी के बाद जिंदगी को खुशगवार किस तरह बनाएं, पोस्ट मैरिटल स्ट्रेस डिसऑर्डर ये सब क्या है और इसकी वजह से कितने ही रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, इस सब पे आज हम बात करेंगे। और बड़ा ज़रूरी है फैसल, मैं चीज़ ऐड करूँगी इस पे बात करना, क्योंकि हमारे मुआशरे में स्पेशली पंजाब और स्पेशली लाहौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिवोर्स की रेशो बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक वजह ये बताई जाती है, जो कि मैं रिसर्च पढ़ रही थी, कि शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है या चाहे अरेंज मैरिज हो जाती है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये आती है कि आप मुझे समझते नहीं हैं। क्या ये सिर्फ सामने वाले का काम है कि वो हमें समझें? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी उसे समझें? तो आज हम प्रोग्राम इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, खेल के मैदान का रुख करेंगे, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने हैं। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, आगे चल के प्रोग्राम में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सियासत के मैदान से भी आपको खबर देंगे कि कहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि बारिश की हम बात करते हैं। नाअहली और मज़ीद नाअहली रहमत की बारिश को ज़हमत बना दिया है। कराची की बात करें तो फिर हम देख रहे हैं कि परसों रात भी बारिश होती रही ओवरनाइट। कल रात जो एक खौफनाक किस्म की बारिश होती रही ओवरनाइट, और इतनी ज्यादा कि मुसलसल अभी जब हम दफ्तर आ रहे थे बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जो कहा यह जा रहा है कि आज थ्रू आउट पूरा दिन ही ऐसा रहेगा। लेकिन ना सिर्फ कराची बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश है, बलूचिस्तान में भी, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी। अब ये बारिशें कहाँ कितनी तबाही मचा चुकी हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि जाहिर है जब इंतजामात नहीं होंगे, जब सिर्फ दावे होंगे, तो जब बारिश आती है ना तो ये दावे उस बारिश में बह जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि जुलाई या अगस्त का महीना पाकिस्तान में मानसून का सीजन होता है। आई डोंट नो व्हाई कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो चाहे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब है, हमारे जितने भी गवर्नेंस के निज़ाम है, वो पहले से तैयारी क्यों नहीं कर पाते। अलर्ट जारी हो जाता है कि जी रेन इमरजेंसी बता दी है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ये तैयारी क्यों नहीं होती? वो मैनहोल्स क्यों बंद नहीं होते? सड़कों पर ड्रेन सिस्टम क्यों इतना बेहतर नहीं किया जाता? आप क्या कह रही हैं? सब तो सही होता है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो खासतौर पे हुकूमती एहलकारों के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया, वहां आप देखें तो वहां फला से लेके फला जगह तक वो भी क्लियर नजर आता है आपको, वहां से लेके वहां तक भी क्लियर नजर आता है आपको, हर जगह क्लियर नजर आती है। लेकिन अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरें और देखें कि कहां से कहां तक सड़क टूटी हुई है, कहां से कहां तक लोग करंट लगने से मरे हैं, कहां से कहां तक लोग मोटरसाइकिल समेत
चले जाते हैं नाले में। कहां से कहां तक जो है इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है। ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं ना फैसल। कराची की बात करें, कारोबारी मराकज़ तबाह, आपका फाइनेंशियल हब की जो सबसे बड़ी सड़क है वो तबाह, आपके शारा फैसल जो है वहाँ पे जगह जगह पे पटल बन जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक रुकी रहती है। आप ज़िला शर्की, ज़िला गरबी कहीं भी देख लें सिचुएशन ख़राब है। और अब तो महक सड़कें जो है ना बैठ गई हैं, खत्म हो गई। एक तो होता है बैठना और एक होता है कि बिल्कुल, इससे मुझे एक पड़ोसी मुल्क की फिल्म याद आ गई जिसमें कहा जाता है कि बीच में माल ना डालना, ये यहाँ से हम मुनाफा कमाएंगे। और जो इंस्पेक्टर आता है वहीं पे वो कुदाल मारता है और देखता है कि यहाँ तो बीच में माल ही नहीं है। हमारे यहाँ बीच में नहीं, हमारे यहाँ पूरी सड़क पे कहीं भी माल नहीं डालता कुछ भी। अच्छा, अब जो फैसला बात कर रहे थे ना कि सोशल मीडिया, मैं कल बड़ी हैरान हो रही थी वो पेजेस और उन पे लगी तस्वीर देख के कि भाई ये जगह मिल कैसे जाती है, हमारे जो है बड़े हैं उनको ये जगहें कैसी मिलती हैं, कैसे मिल जाती हैं कि वो ये जगहें पोस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सब अच्छा है। प्लीज़, आवाम बेवकूफ़ नहीं है, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके बड़े डूब रहे हैं, जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, जो इस तरह से साइकिल पर या कश्तियों में अपने घर छोड़ के दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो रहे हैं, वो सवाल करेंगे और आपको उनका जवाब देना होगा। स्पेशली कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात की अगर मैं बात करूँ तो एक बच्ची समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। अहमद रहमान की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची के इलाके सोराब गोट के करीब लियारी नदी में बच्चे को बचाते हुए आमिर नामी नौजवान डूब गया। बच्चे को तो बचा लिया गया लेकिन आमिर का कुछ न पता चल सका। 21 साला आमिर रक्षा ड्राइवर था। आमिर की लाश इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल ली। उधर औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी मुगल कांटे के पास पहाड़ी तोदा घर पर गिर गया, जिसकी जद में आकर एक शख्स जाम बहक हुआ, जबकि कोरंगी नदी में फंसने वाले 70 साला बुजुर्ग को कई घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। लियारी आगराताज कॉलोनी में घर में पानी की मोटर चलाते हुए 10 साला हफीजा जाम बहक हुई। बाप अब्दुर्रहमान ने बच्ची को बचाने की कोशिश की तो उसे भी करंट लग गया। ये कारपेंटर थे, मजदूर थे, जिनका 5 फ्लोर पे घर था और ऊपर से बारिश इतनी पानी आ रहा था कमरे के अंदर, तो इस वजह से इन्होंने बच्ची ने बदन को हाथ डाला बोर के अंदर, तो वाली साहब ने बचाने गए तो उनको भी करंट लग गया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब गड्ढे में जमा बारिश के पानी में नहाते हुए 12 साला बच्ची डूब गई, जिसकी लाश निकाल ली गई है। क्लिफ्टन निजी अस्पताल के करीब नाले से 16 साला बिलाल नामी नौजवान की लाश मिली है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ये तो हमने बात की कराची की, मुख्तलिफ शहर भी देखे मुल्क के, तो यहाँ भी बारिश से वैसे ही तबाही मची हुई है। फैसलाबाद और मुल्तान में छतें गिरी, 5 अफराद जाम बहक हो गए। राजनपुर, दादू और गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फैसलाबाद के इलाके लारी अड्डा में बारिश से निजी होटल की छत गिर गई। 2 अफराद जाम बहक और 14 जख्मी हुए। छत गिरने के और 3 वाकयात में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए। रहमान टाउन में करंट लगने से बच्चा दम तोड़ गया। मुल्तान के इलाके अंसारी चौक पर छत गिरने से एक शख्स की जान चली गई, 7 जख्मी हुए। राजनपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रसूलपुर के करीब सैम नाले का बंद टूट गया, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के इलाके रानीपुर में बारिश से मकान की छत गिर गई, एक खातून जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। ठट्टा के शाही बाजार, बुखारी मोहल्ला, शेख फरीद चौक पर पानी ही पानी है, घर भी महफूज न रहे। मीरपुर खास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला गायब है, आवाम ने खुद ही निकासी के इकदाम शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अशकोमन में सैलाबी सूरत हाल है, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अच्छा जी, जरा रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहां चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। गलियां और सड़कें बरसाती नालों में तब्दील हो गई। उमर आसिफ की रिपोर्ट। मॉनसून बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और निकासी आपके सिस्टम के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश बरसी तो पूरा शहर पानी पानी हो गया। मोची बाजार, बन्नी, सैदपुर रोड, इमाम बाड़ा मोहल्ला, जहां नजर डालो हर सड़क और गली बरसाती नाले का मंजर पेश करती रही। शहरी निकासी आपका निजाम बेहतर बनाने की दुहाइयां देने लगी। घरों में पानी दाखिल हो जाता है, चीजें गीली हो जाती हैं सारी,
जो नाले गलियों में बने हुए हैं उनको साफ करना चाहिए। अक्सर जो घर है वो लेक के बिल्कुल किनारे पे, फिर पानी जब थोड़ा सा 15 फुट से अबाव होता है तो घरों में दाखिल हो जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है और काफ़ी भी मसाइल पड़ जाते हैं। जिनके डेरे ऊपर ना वो बह के चले जाते हैं। नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक पहुंची तो प्री अलर्ट जारी किया गया। रेस्क्यू 1122, पुलिस एहलकार और पाक फौज के जवान कटारियां पुल के मुकाम पर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने तजावजात को निकासी आब में रुकावट करार देते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 11 नाले हैं, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट का इशू है। हमने तकरीबन ये काम शुरू किया 2 हफ्ते से। हमारा ये प्लान है कि तमाम नाले पे जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो किसी किस्म के हम उनको रिमूव करेंगे। बारिश का सिलसिला थमते ही गलियों और सड़कों पर खड़ा पानी भी खारिज हो गया। नाला लई की सतह भी बतदरीज कम होने लगी। और इस सब के बीच कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और पहले से तबाह हाल सड़कों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइए किस जगह पे मौजूद हैं, ओवरनाइट भी बारिश हुई, उसके बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए फैसल, बारिश का सिलसिला तो शहर में चल ही रहा है। कभी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश होती है और जो शहर की मरकज़ी सड़क हैं वहाँ से जो है पानी निकाल दिया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो इलाके हैं, गलियाँ हैं, वो अब भी जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और जो सड़कें पहले से टूटी हुई थी वो अब जो है जानलेवा हो चुकी हैं। और मैं इस वक्त जहांगीर रोड की सड़क पर मौजूद हूँ, जिसका जो देरीना मसला है कराची वालों का, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद गड़े कर दिए गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ चल सके और दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो घर है जो खुला हुआ है, इसको इंतजामिया की जानिब से नहीं बंद किया गया और कोई भी हादसा हो सकता है। मजीद मैं आपको दिखाऊं कि ये इतना बड़ा जो गड़ा इन्होंने खोला है, इसके बाद अगर यहाँ पर पानी जमा होता है तो जो पानी से जो यहाँ पे हादसा हो सकते हैं और सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। यहाँ पर बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं। मेरे सीधी हाथ की जानिब मैं कहूँगा कि दिखाएं ये गड़ा कितना ख़तरनाक है। जब जैसी यहाँ पे बारिश होती है यहाँ पर नाला ओवरफ्लो हो जाता है और ये पानी जो है लेवल हो जाता है और जो यहाँ के गुजरने वाले हैं वो कैसे यहाँ से गुजरेंगे, वो किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। और एक और सितम ज़रीफ़ी फैसला मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे इस हाथ के ऊपर, सीधे हाथ के ऊपर ये नाला खुला हुआ है। अभी रिसेंटली शादमान नाले में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस सड़क के दोनों साइड के ऊपर जो है नाला खुला हुआ है, कोई भी इसके अंदर गिर सकता है, कोई मोटरसाइकिल सवार हो या कोई बच्चा हो, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इंतज़ामिया जो है अपनी गलतियों से सीखने के बावजूद जो है तैयार नहीं है कि वो जो गलतियाँ करती है उसको सुधार सके। सूरत हाल ये है कि सिर्फ ये एक सड़क की कहानी है, शहर की मुतादिद ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है और जो शहरी हैं वो रहमो करम पर हैं और उनका ये कहना है कि अगर मज़ीद बारिश होती है और इस सड़क के साथ तो हुकूमत की खुसूसी कोई मोहब्बत है, क्योंकि ये मसला इस सड़क का आज से नहीं है। यहाँ पे ये बड़ा मशहूर ये इलाका है जहाँ पे तिनट्टी से ट्रैफिक आ रहा है और पीछे की साइड से भी आ रहा है और उसके बाद ये मरकज़ी सड़कों की तरफ जाता है। कायद आज़म की मज़ार की जानिब लोग जाते हैं, वहाँ से आगे दफातर को जाते हैं, उससे पीछे जो है वो जाते हैं। लेकिन इससे ये सड़क कब ठीक होगी कुछ नहीं पता। न जाने कितने टेंडर पास हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे शाहनवाज हादसा हो चुके हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर लोगों को दिखाएं आप कि हमारे मुल्क में गटरों को बंद करने का कोई रिवाज नहीं है और अगर बारिश हो जाती है तो कौन सा मॉडर्न तरीका अपनाया जाता है कि जिससे पता चले कि गटर खुला हुआ है। जरा दिखाइए शाहनवाज। फैसल, ये जो तरीका है ये किसी इंतजामिया ने अपनाया नहीं है, बल्कि ये जो आम शहरी है वो खुद अपनाते हैं। मैं कैमरामैन को कामरान को कहूँगा कि दिखाएं कि सबसे जो आसान तरीका है, बच्चे लोग ब्लॉक रख देते हैं और गटर के अंदर डंडा डाल दिया जाता है। अब यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं, वो इन डंडों को तोड़ देती हैं और जो कोई जो गुजरने वाला है उसको नज़र नहीं आता और वो इस गटर के अंदर या तो चला जाता है या फिर जो है ज़ख्मी हो जाता है। और हमने कल यहाँ पर शहरियों से भी बात की थी, आज भी बात की है। वो ये बताते हैं कि जब से बारिश हुई है और पानी जब रात के टाइम यहाँ पर होता है तो कई हादसा होते हैं। और इसमें कल ही एक वाकया उन्होंने हमें बताया कि एक बिरयानी वाला जो अपनी मोटरसाइकिल को बिरयानी लेकर जा रहा था वो नाले में गिरा, उसकी बिरयानी भी नाले में गिर गई और उसको लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल। अब मैं ये देखने वालों को भी जो लोग नहीं रहते कराची में, और शाहनवाज आप भी मेरी इस बात पे तस्दीक करेंगे, आपके बिल्कुल पीछे जिस हाथ में आपने माइक पकड़ा है उस कंधे के बिल्कुल पीछे ये जो कचरा पड़ा होता है जहाँ पे वॉल चौकिंग है, ये आज से नहीं पता नहीं सदियों से यहाँ पे पड़ा हुआ है।
ये नहीं उठता। लेकिन मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि फला जगह से फला जगह तक सब क्लियर है। इसके अलावा जो गटर का ढक्कन आप दिखा रहे हैं या सड़क आप दिखा रहे हैं, यार इतना अरसा हो गया ये रोड लीड कर रही है आगे, और आगे मेन हिस्सों को ना कराची लालू खेत मार्केट की जानिब जा रही है, इस साइड से जो है वो जनाब अली का गुरु मंदिर तक आ रही है। ये क्या कराची के साथ किया जा रहा है? चले आप अगर ये उज़्र पेश करते हैं कि जी बहुत बारिश हो रही है और अनप्रेसिडेंटेड, जो कि है, इससे पहले इतनी शायद बारिशें नहीं हुई हालिया सालों में, लेकिन पूरा साल तो नहीं होती ना। इस सड़क की किस्मत ये पूरा साल है, ऐसा ही शाहनवाज? बिल्कुल ऐसा ही है। इस सड़क से रोज़ाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये अहम तरीन हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मिलाता है। लाखों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं और लाखों रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई जो है काम नहीं किया जा सकता। और आपने मेरे जो इशारा किया, ये कचरा मैं भी सालों से देख रहा हूँ, बल्कि सालों से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये सूरत-ए-हाल ऐसी की ऐसी है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो बराबर में सरकारी ऑफिस मौजूद है, जिसके सरकारी ऑफिस के बाहर, और ये जो आप कचरा देख रहे हैं ये यूटिलिटी ऑफिस है। यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं, इस गंदगी और कचरे से गुजरने के बाद अपने घर की खरीदारी करते हैं। तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कराची वालों को, खास तौर पर जहांगीर रोड वालों को लावारिस छोड़ दिया गया है और में मुब्तला किया गया है ना शाहनवाज। हम देख रहे हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं ना बचपन से, एंड आई थिंक हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी शायद ये बुरा हाल देखेगी। अच्छा, यासिर हुसैन जो है वो गुलशन इकबाल 13D पर मौजूद है, में ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, उन्हें हम उनसे बात करते हैं। यासिर, आप बताएगा जिस एरिया में आप मौजूद हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वही जो हमें शाहनवाज ने बताई, ये कुछ कदरे मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल महक, देखें ये इलाका भी बिल्कुल उसी तरह तबाह हाल है जैसे कि शाहनवाज अभी मेरे साथी रिपोर्टर आपको बता रहे थे। यहाँ मैं मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल 13D का ये इलाका है। और अगर मेरे अकब में आप देख सकें, मेरे कैमरामैन जो रिजवान है वो आपको दिखाएंगे, तो यहाँ जो पानी ही पानी पूरे इलाके में आपको नजर आ रहा होगा। और गाड़ियाँ जो हैं वो डूबती हुई यहाँ से जा रही हैं और काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का यहाँ पे गाड़ी सवार, बाइक सवार को करना पड़ रहा है। जबकि हमारे यहाँ पे इलाका मकीन से जब बात हुई तो इलाका मकीन का कहना था ये तो खाली मेन शाहरा है गुलशन इकबाल 13D की, मगर आसपास जो एतराफ की गलियां हैं अगर उनकी। यासिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ यासिर और शाहनवाज दोनों हैं। हमें साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब ने जो है ज्वाइन कर लिया है। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जो शहर की सूरत हाल है सर, अच्छा ये तो बताइए कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, हम आपसे भी थोड़ी सी अपडेट ले लें। देखें, मेरे ख्याल से तो कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में अभी पिछली बारिशों का पानी नहीं किया था, अभी पिछली बारिशों का पानी क्लियर नहीं हुआ था। ये टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि सिंध में डेवलपमेंट और फलाना का, ये इनसे पूछ ले के कौन सा इलाका भी उस इलाका ले जाके फिर दिखा दो। ये पता नहीं किसी स्टूडियो में बनाई है इन्होंने, ये जो स्टार चला रहे हैं आवाम के पैसों से, मतलब करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, पैसा आवाम का है जी। तो ये गलियां जो है, मैं नहीं समझता कि कराची के किसी भी इलाके में, डिफेंस से लेकर नाजराबाद तक, तो औरंगी टाउन हो गया, कोरंगी हो गया, कहीं भी आप चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, सब जगह, इवन लियारी, तो सही लोग मतलब घुटनों घुटनों तक पानी में। कितने लोग बेचारे जो है वो अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। सही, तो हाल तो बहुत बुरा है। सही। अच्छा अरशद साहब, जैसे आप कह रहे हैं डिफेंस या जो कराची के पॉश इलाके हैं, वहाँ के लोग तो बेचारे होटल्स में शिफ्ट हो गए क्योंकि इतना बुरा हाल है। माजरत के साथ और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये 2022 है, लेकिन कराची का हाल हमें ये बताता है, ये वो शहर है जो कमाऊ पूत शहर है, लेकिन इतना सौतेला सलूक इसके साथ किया जाता है। ये सलूक कब बंद होगा? ये सलूक होता चला जाएगा, शहरी रोते रहेंगे, उनके प्यारे मरते रहेंगे, गटरों में गिरते रहेंगे, ऐसे वो हमें सड़कों पर रुलते नजर आएंगे। क्या कोई हमें इसका जवाब दे पाएगा? देखिए, कराची को जो है ना, सबने, आपको पता ही है जिस तरीके से सबने पैसे के लिए लूटा है कराची को, चाहे वो फार हो चाहे वो सूबा हो, किसी ने भी कराची को बख्शा नहीं है। कराची को सेंसर क़यादत की जरूरत है जो माजी में भी डिलीवर कर चुका। कराची को एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक विजन की जरूरत है। उस विजन में कराची की पूरी जो है प्लानिंग 4 करोड़ की आबादी पर होनी चाहिए। 4 करोड़ की आबादी के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट, बिजली की रिक्वायरमेंट, सीवरेज का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम, यहाँ जो है वो
दूसरी तरफ लोगों को घसीट रहे हैं। लोगों को तीन दिन लोग जो है वो पता नहीं हर दूसरे दिन एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, लोगों को जो है वो उस पर मसरूफ रखते हैं और बस जैसे इसके अलावा पाकिस्तान में और कुछ है ही नहीं अब। अच्छा अरशद साहब, यू बीइंग अ डिप्टी मेयर, मैं कुछ आज मनाजिर मैं खुद भी देखता हुआ आया, कुछ कल हमारे नुमाइंदों ने अजराए मजाक भी लेकिन एक वीडियो भी बनाई। ये हम साल 2022 में है कि कुछ 15वीं 14वीं सदी में सड़कों पे वाइपर से पानी हटाया जा रहा है। मतलब कि हम इतने बैकवर्ड है क्या? हमारे पास, हम वसीम अख्तर साहब से सुनते रहे कि पैसे नहीं है देने के लिए, पैसे नहीं है वाकई पैसे, हम वाकई इतने बैकवर्ड हैं या फिर पीछे कुछ और है मामला? देखिए, मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान जिसको चलाने के लिए IMF जिसने हमने $6 अरब लेने थे, 6-6.5 अरब, 5 साल का इमरान खान ने प्रोग्राम बनाया था, गवर्नमेंट ने आज से उसको कंटिन्यू किया, $6 बिलियन, जिसकी वजह से आज हम इतना सफर कर रहे हैं कि 170 से जो है डॉलर 230 पे पहुंच गया। $6 अरब, वो $6 अरब 5 साल के प्लान के लिए पाकिस्तान को चाहिए, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम गुलाम बनी हुई है। सिंध गवर्नमेंट को हर साल वो $6 अरब मिलता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कहाँ एक तरफ तो पूरा मुल्क जो है $6 अरब के लिए परेशान है, डॉलर 170 से 230 पे पहुंच गया है और सिंध गवर्नमेंट को उतना पैसा हर साल मिलता है। तो अब आप इसके हिसाब लगा लें। हाँ, और अरशद साहब, एक चले सिंध गवर्नमेंट से तो हमने किया ही ना सवाल, वो कितने तक 11.25 अरब 1100 अरब कितना था? 1100 अरब जो कि हर कराची वाला पूछता है लेकिन नजर या मिलते कभी। वो हम अरबों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, वो शायद वापस नहीं, वो तो छोड़े आप। बाकी PTI भी थोड़े दिनों पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने नालों पे 35 अरब रुपए दीवारें जो खड़ी करें उस पर लगा दी। वो 35 अरब रुपए कहाँ गए भाई? मतलब हर यहाँ पे जो बैठता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव होता है कराची की आवाम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक जाए भाड़ में, अपनी जेबें और अपनी तिजोरियां भरनी चाहिए बस। सही। और ये अरशद वोरा साहब, अपनी तिजोरियां भरने के चक्कर में बेचारी आवाम, कराची की आवाम रुल चुकी है, पिस चुकी है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, मैं अगेन आपकी तरफ आती हूँ, आप हमें इस इलाके की जरा सूरत हाल बता रहे थे, प्लीज बताइएगा। बिल्कुल महक, देखिए मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि जो यहाँ की आसपास की गलियाँ हैं, एतराफ़ की जो गलियाँ हैं, वहाँ पर गटर जो है वो उबल चुके हैं और तमाम गलियां की वो गंदे पानी से भरी हुई हैं। यहाँ के शहरियों का, यहाँ के इलाके मकीन का कहना है कि यहाँ से जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारे कपड़े पाक रह गए या फिर वो नापाक हो गए, क्योंकि लाजमी सी बात है जैसे ही गली से हम घर से निकलते हैं बाहर, गली से बाहर जाने के लिए तो गंदे पानी में हमें उतरना पड़ता है। यहाँ पर अगर अभी आप देख सकें तो यहाँ पर आधी गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूबती हुई आ रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो गाड़ी हो। बिल्कुल, बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि ये सूरत हाल पूरे कराची में कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसा चप्पा नहीं है जो हमें उठा के दिखा दिया जो कहे कि यहाँ पर पानी नहीं है भैया, यहाँ पे सफाई है। बेहद शुक्रिया। यासिर भी मौजूद है और शाहनवाज भी मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पूरे मुल्क में जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, स्पेशली कराची में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी आज भी पूरा दिन बारिश बहुत ज़्यादा बरसेगी। तो ओवैस हैदर माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कराची और मुल्क के दीगर जो शहर है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी, वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी। तो ओवैस, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज सुबह तो बड़ी खूबसूरत हुई कराची वालों के लिए, लेकिन आज पूरा दिन कराची का मौसम कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, कराची जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल बारिश फेस कर रहा है। इसकी बेसिक वजह यही थी कि इंडियन और बॉर्डर के पास और पंजाब के पास एक सर्कुलेशन फॉर्म में आई थी। दूसरी जानिब सेंट्रल इंडिया में एक लो प्रेशर एरिया था, उस लो प्रेशर एरिया ने सर्कुलेशन को नीचे साउथ की जानिब पुश किया, जिसकी वजह से पूरे सिंध में हैवी डाउनफॉल हुए, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत सारे इलाकों में 200+ मिलीमीटर तक अब बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आज भी कराची शहर का दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश की रिपोर्ट हुई।
कुछ इलाकों से मॉडरेट रेन की रिपोर्ट हुई। अब आइंदा आने वाले 2 रोज़ के दौरान हम यही देखेंगे कि कराची में जो है स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया जो हमारे रीजन में मौजूद था सिंध और बलूचिस्तान में, तो वो अब सिंध के बाद जब बलूचिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, बलूचिस्तान के बाद अब वो ईरान में उसने एंट्रेंस दिखाना शुरू कर दी है। ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है। यूएई और ओमान में भी ये बारिशों का सबब बनेगा। आज भी अगर बात की जाए तो कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स होंगी, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान है। इंटेंसिटी जो है गुज़िश्ता रोज़ से अब कम होगी और एक दो रोज़ बाद जो है सिस्टम जो है तकरीबन वो ख़त्म हो जाएगा। अभी जो है गुज़िश्ता जो अभी लो प्रेशर एरिया गुजरा है उसका जो रिमेंड्स हैं यानी उसके बाकियात वो असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट्स होंगी। दूसरी जानिब इंडिया में राजस्थान पे एक सर्कुलेशन मौजूद है जो कल जो है हमारे सिंध रीजन पे एंटर होगी, जिसकी वजह से मज़ीद बारिशों का इम्कान है। लेकिन इंटेंसिटी अब उतनी नहीं रहेगी बारिशों की जो हम फेस कर चुके हैं, लेकिन हैं अभी भी बारिशें। अच्छा, करंट स्पेल की कितनी रह गई हैं ओवैस, और इस स्पेल के बाद भी मज़ीद स्पेल्स हैं, कितने हैं, कब तक हैं? देखिए अभी तो करंट स्पेल चल रहा है, हमने आपको बताया वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी लूज हो रही है। सर्कुलेशन जो है वो कल सिंध को अफेक्ट करेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो भी वीक हो जाएगी। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में अगेन वो बारिशों का सबब बनेगी। बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा सिचुएशन अगेन ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी यानी कराची से कोयटा जाने वाले रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, यानी कि जगह जगह से उत्तल से जो है हमें ब्रिज टूटने की इत्तलात मौसूल हो रही, वहाँ पे रोड बिल्कुल मुनक़ता है। दूसरी जानब जो है सैलाबी रेलें जो हैं वहाँ से गुजर रहे हैं। अब टाइम की सिचुएशन हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताई थी कि सैलाबी रेलें मज़ीद आएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो हब डैम के भी हमने देखा कि नहरों में शगाफ जो है हो चुका है, तो पानी जो है वो आबादियों और गाँव इलाका मकीन जो है ना मुश्किलात का सामना। अच्छा ओवैस, अगर जरा अब हम पंजाब का रुख कर लें तो मुझे ये बताएं कि पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पर भी मानसून काफ़ी एक्टिव है और स्पेशली जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से भी बताएगा। देखिए मानसून करंट जो है भारत से मुसलसल पाकिस्तान में यानी पंजाब में एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरियाज को। आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे साउथ पंजाब में आज काफ़ी अच्छा स्पेल जाने वाला है। भावलपुर रीजन, मुल्तान रीजन में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। बाद ये सिलसिला लाहौर को मुतासर करेगा। फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश होंगी 1 से 2 रोज़ के दौरान। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 to 150 मिलीमीटर वहाँ बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब अगर KPK की बात की जाए तो KPK में पेशावर सवाबी में भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिशों के इम्कान आते हैं। बलूचिस्तान में जो है नॉर्थ बलूचिस्तान की बात की जाए तो कोयटा रीजन में भी 1-2 रोज़ के दौरान जो है मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। सही है, यानी मज़ीद बारिशों की पेशगोई आप दे रहे हैं, कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। इतनी बारिशें सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इसका सामना, इसको फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। लेकिन अगेन वही बात कि क्या ही अच्छा हो कि हम मौसम की तब्दीली के साथ साथ अपनी मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, बारिश के पानी को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं या फिर हम इससे आवाम को नुकसान ना पहुंचाए, ये अगर हम मैनेज करते हैं। पूरी दुनिया में तो होता है, लेकिन बारिश का पानी महफूज होता है। किसी को अब इंडिविजुअल सतह पे ख्याल आया है, हम इसकी कदर नहीं करते बारिश की। करोड़ों गैलन जो है वो पानी बारिश का बरस के ज़ाया हो जाता है, समंदरपुर हो जाता है, लेकिन इसको महफूज भी किया जा सकता है। अब ये कौन कर रहा है और कैसे, ये बता रहे हैं शायान सलीम। में जब जब मूसलाधार बारिशें होती हैं, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाता है। सड़कें गलियां तालाब बन जाती हैं, शहरी परेशान हो जाते हैं और बारिश से लुत्फ नहीं उठा पाते। दुनिया के कई ममालिक में बारिश के पानी को महफूज किया जाता है, उसे इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन कराची के एक रिहायशी अमानुल्लाह काका खैल, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम शुरू कर दिया है। वो ये काम कैसे कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। जगह रह रहे हैं वो कंक्रीट का एक जंगल है, रोड कंक्रीट के, घर कंक्रीट के। हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने ना जी। मैदान हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हर जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं और वाटर जो है लोग निकाल रहे हैं। हर बंदा कमर्शियल लेवल पे भी निकल रहा है, रेजिडेंशियल लेवल पे निकल रहा है। पानी सिस्टम में इंटरनल जा नहीं रहा।
मेरे इलाके में भी पानी की बड़ी तकलीफ थी, परेशानी थी, तो मेरे पास पार्क्स में वेल्स थे, ड्राई वेल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 5 साल पहले उन ड्राई वेल्स के अंदर मैंने पानी के सिस्टम को इनपुट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर में इलाके के अंदर 5 मिनट तक का बोर का पानी था वो घंटों तक मुहित हो गया। ये भी जी माशाल्लाह फराटों से पानी आ रहा था ज़बरदस्त तरीके से। हम तकरीबन समझ 80 फुट नीचे ज़मीन के चले गए थे कुएं खोदते हुए, तो हमें वहाँ ड्राई मिलती थी मट्टी, नमी नहीं थी मट्टी में ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मैंने विज़िट किया है वहाँ जाकर, तो देख लें आप 50-50 फुट पानी कुओं के अंदर खड़ा हुआ है इस वक्त। और सराउंडिंग के जो लोग हैं, एक वेल से तकरीबन जो दरमियाना वेल है 150-200 बोर रिचार्ज हो जाते हैं उससे सराउंडिंग के। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास बड़ा वेल है, उससे हम तकरीबन सालाना बेसिस पर 30 लाख गैलन पानी सेव कर लेते हैं। 5 से 7 हज़ार हमारी बोर रिचार्ज हो जाते हैं 6 से 8 महीने के लिए। 1.5 से 2 करोड़ गैलन पानी हम मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्टों में सेव कर लिया हमने। पानी को रोक कर यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। माशाल्लाह 8 इंच की लाइन है, ये पानी कितना मतवातर जा रहा है स्पीड से। बारिश के पानी को हम किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट करते हैं, ड्राई वेल तक लेके जाते हैं, फिल्टर कर उसको। फिल्टर के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, कहीं जालियाँ लगानी पड़ती हैं, कहीं कंक्रीट्स क्रश रखते हैं हम, क्रश के तहत पानी फिल्टर होकर जो है वो वेल तक पहुँचता है और वेल के अंदर जा रहा होता है। अच्छा, जिस वेल में पानी जा रहा होता है तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेलफर्स 8 इंच का पाइप 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1200 से लेकर 1600 गैलन पानी पर मिनट ड्रॉप होता है पानी इसमें ना जी। और जो बड़े कुएं हैं, बेलफर्स मस्जिद का कुआं है हमारा, 6 लाख गैलन पानी इसमें हमने सेव किया। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी एक्सेस में काम है, दुनिया भर में काम हो रहा है इस पर ना जी। और इसकी वजह से हम सैलाबों को रोक सकते हैं, जो डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं उनको भी रोका जा सकता है, और शहर की तबाहकारी है उसको भी हम जो है ना रोक सकते हैं इस पर ना। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक $10 बिलियन का पानी हम हर साल ज़ाया कर देते हैं, समंदर बुर्द हो जाता है। अगर हम इस पानी को सेव कर लें तो बहुत सारे मसाइल जो हमारे शहर के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो बारिश का पानी है ये हाईली ऑक्साइडेड वाटर होता है, और जब ये ज़मीन में जाता है ज़मीन के खारेपन को, TDS को भी कम कर देता है। सर मुझे 1 साल का मौका दें, कोई एक डिस्ट्रिक्ट मुझे दे दें, मुझे वसाइल दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वसाइल दीजिए आप, ठीक है, मुझे पावर्स दें और मुझे 1 साल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगली बारिशों में आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे सर, जिस तरह यूरोप में, इंग्लैंड में लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, दुनिया भर में एंजॉय किया जा रहा था ना बारिश को, तो इसी तरह आप एंजॉय करेंगे। सालों से वर्क कर रहा हूँ मैं, तो अपने वसाइल से, अपने ज़ाती पैसों से काम कर रहा हूँ सर। अपने ज़ाती पैसों पे मैं इतना कामयाब हूँ, जब मशीनरी, हुकूमती मशीनरियाँ साथ होंगी, लोग मेरे साथ खड़े होंगे, तो सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, फुल कोर्ट सितंबर में बन सकता है क्या, तब तक मामलात ऐसे ही रहने दें। समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा से होगी। इस्लामाबाद से जुल्करनान इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। बड़ी अदालत में तख्ते लाहौर पर हकदारी के बड़े केस की तवील तरीन समाअत, हुक्मरान इत्तेहाद के वकला का बार बार फुल कोर्ट तश्कील देने पर इसरार। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तों को पहले मौखर किया, फिर मुस्तरद कर दी। केस के मेरिट पर दलाइल के लिए आज सुबह 11:30 बजे तक का वक्त दे दिया। समाअत के आगाज पर हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान ने पार्टी सरबराह के इख्तियारात की बात की, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, अवाम जिन्हें मुंतखब करके असम्बली में भेजती है, इन्हीं के पास मैंडेट होता है। बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के होते हैं। आइन वाज़े है कि अरकान को हिदायत पार्लिमानी पार्टी देगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अरकान को हिदायत दिया करते थे। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया।
पहले वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होने पर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने फुल कोर्ट का मुतालबा दोहराया तो जस्टिस एजाजुल एहसन बोले आप शायद मर्जी के जजेस चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने मौक़िफ़ अपनाया, तासुर है कि चंद जजेस ही हर केस में बिठाए जाते हैं। अदालत समझती है सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते। हम कहते हैं पहले आप खुद इकट्ठे हो जाएं। पूरी अदालत का मुत्तफ़िका फैसला ना हुआ तो मुतनाज़े हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने 5 जजों के साथ वज़ीर आज़म को घर भेजा तो आपने मिठाइयाँ बांटी। फुल कोर्ट आईनी तरमीम के केसेस में कायम की गयी। ये सीधा सादा केस है, सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला दुरुस्त है या नहीं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा वज़ीर आला हमजा शहबाज बने या परवेज इलाही, आसमान नहीं टूटेगा। अगर ये तासुर गया कि चंद जज मुकदमात के फैसले कर रहे हैं तो आसमान जरूर टूटेगा। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त सिर्फ 2 मजीद जजेस दस्तयाब हैं। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकती है। क्या तब तक मामलात ऐसे ही रहने दें? कम वोट लेने वाला वज़ीर आला ज्यादा वोट लेने वाला बाहर बैठा है। बहरान बढ़ रहा है। मुकदमा जल्दी निपटाना चाहते हैं। अदालत ने समाअत में दूसरे वक्फे के बाद फुल कोर्ट की दरखास्तें मुस्तरद करने का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया। अदालत ने मेरिट पर दलाइल तलब करते हुए करार दिया कि यही 3 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे फिर समाअत करेगा। साथी रिपोर्टर शहजाद अली और कैमरा टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तमाम तर सियासी मामला पर बात करने के लिए ज़ैगम खान एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ज़ैगम साहब वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। यकीनन आज 11:30 बजे दोबारा से समाअत शुरू होने वाली है। बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को उम्मीदें हैं क्योंकि खैर कल तो जो फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हुई उसके बाद उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम बॉयकॉट कर देंगे। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह हिकमत अमली, या मैं ये कहूँ कि PDM की वाज़ेह हिकमत अमली सामने आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट मूव आप क्या देख रहे हैं? देखिए अदालत का जो फैसला होता है वो सबको तस्लीम करना होता है। तो जहाँ तक अदालती फैसले की बात है वो तो यकीनन तस्लीम होगा, लेकिन जो इनकी हिकमत अमली है वो वही है जो इमरान खान की थी, और वो है इदारों से टकराव की, कि अब वो भी इदारों के साथ उसी तरीके से टकराव या दबाव कह लीजिए उसके लाहे अमल पे जा रहे हैं जो इमरान खान ने अपनाया। और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को इसमें कामयाबी हुई। वो अदालतों पर दबाव डालते रहे और दबाव की वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ। वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डालते रहे। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर भी शदीद दबाव डाल रहे हैं। तो इनको नज़र आ रहा है कि शायद यही तरीका ही बेहतर है और उन्होंने भी अदालतों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनकी कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है 3 या 4 जजेस का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरी अदलिया का नाम है, पूरी सुपीरियर कोर्ट का नाम है। और सुप्रीम कोर्ट में तमाम जज जो हैं वो इक्वल्स होते हैं। इवन जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी वज़ीर आज़म या सदर की तरह कोई अलग चीज़ नहीं होते, बट वन अमंग इक्वल्स होते हैं। उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार ज़रूर होते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इख्तियार बतौर जज के नहीं होता। तो इनकी ये प्ली थी कि कुछ चंद जज जो हैं वो मुसलसल सियासी केसेस को सुन रहे हैं और उन जजेस के जो फैसले थे वो कुछ सियासी जमातों के एक्सक्यूज़ मी मुसलसल खिलाफ आते रहे। ये उनकी प्ली थी। और ऐसे में आमतौर पर जजेस जो हैं वो अपने आप को एक्सक्यूज़ भी कर लेते हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पे जो एक मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने फैसले हैं साबिका, उनके अंदर एक कंट्राडिक्शन नज़र आ रहा है। अभी जो कमेंट्स आपने बताए सुपीरियर कोर्ट के जजेस के, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, अगर आप इनको देखें तो जो उनके पुराने फैसले हैं उनसे इस राय में भी तज़ाद नज़र आ रहा है। मसलन बहुत से ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें जो ज़्यादा अहमियत है, जो अथॉरिटी है, वो पार्टी लीडर के पास है। फिर जिस तरीके से 25 जो PTI के मुनहरिफ मेंबर थे उनको फारिग किया गया, उनको भी फारिग किया गया पार्टी पे, ना कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है या पार्लियामेंट्री पार्टी की इंस्ट्रक्शन पे। लेकिन अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी लीडर जो है वो अहम नहीं होता, पार्लियामेंट्री पार्टी अहम होती है और पार्लियामेंट्री पार्टी को जो लीड करने वाला होता है वो अहम होता है। तो इस कंट्राडिक्शन की वजह से जो PDM की पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, वो ये चाह रहे थे कि फुल कोर्ट का बेंच बने, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है, आइनी मसला है। आइन की तशरीह मुख्तलिफ तरीके से की गई है और इस वक्त क्योंकि पूरी हुकूमत जो है वो दाव पर है कि अगर इस वक्त परवेज़ इलाही को बहाल किया जाता है, इन 10 लोगों के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वोटर हैं इनके वोटों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो फिर वो जो 25 मुनहरिफीन थे
क्या उनके वोटों को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या उनको भी बहाल किया जाएगा? अहम क्वेश्चन है। जैगम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक जानिब हमें जाना है ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। 11:30 बजे दोबारा से समाअत होगी। देखेंगे कि बड़ी अदालत का बड़ा फैसला क्या आता है। सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। जैगम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि नेक्स्ट मूव पीडीएम का क्या होगा, उस पर आपने कमेंट किया। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज का ट्वीट जो कि उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने बात की, इसके अलावा कल हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पीडीएम की जानिब से जिसमें बड़े मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे। इस वक्त पीडीएम जो अंदाज अपनाए हुए है गुफ्तगू करने का, बहुत ज्यादा जारहाना अंदाज है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन ऐसा होना था। एक तो ये कि इसी तरह का जो जारहाना अंदाज इमरान खान ने सालों से अपनाया हुआ है, अदालत ने उसको बर्दाश्त किया है। अगर उसको बर्दाश्त किया है तो फिर इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा अदालती निज़ाम जो आखिरी पनाहगाह होता है अवाम के लिए और तमाम दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, कि जब इख्तलाफ हों तो वहाँ जाके इख्तलाफ हल कराएं। अब मसला ये हो गया है कि वहाँ पर बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं रही कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। वहाँ से जो फैसले आ रहे हैं उनमें बहुत सी कंट्राडिक्शन है। वहाँ जिस तरीके से बेंच बनाए जा रहे हैं उस पर पूरी लीगल कम्युनिटी बार बार एतराज़ कर रही है। जो आपके वकला के इदारे हैं, बार काउंसिल्स हैं, वो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और लिटिगेंट्स एतराज़ कर रहे हैं। और अब हुआ ये है कि जजेस भी उस पर एतराज़ करने लग गए हैं। आपने देखा है कि खुद जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस ने, जस्टिस काजी ने मिसाल के तौर पर ख़त लिखा और ये सवालात उठाए। अब बेहतर तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल हाउस है, जो कई साल से नहीं मिला, यानी ये तमाम जज जो हैं ऑफिशियली मिलकर नहीं बैठे कई साल से, कि मिलकर बैठकर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सदारत में वो इन मसलों के बारे में गौर करें और आगे चलने का रास्ता निकालें। और जहाँ पे फैसलों में बहुत ज़्यादा तजादात आ गए हैं, जैसे ये मसला है, एक तो आइन की तशरीह का मसला है, 63A की तशरीह भी इसके अंदर है, और फिर इसके अंदर कंट्राडिक्शंस आ रही हैं कि एक दफ़ा अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अहमियत दी गई है तो अब जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी अहम होती है। तो तजादात तो तभी हल हो सकते हैं कि फुल कोर्ट बैठे, क्योंकि फुल कोर्ट पर कोई इतराज़ फिर कर ही नहीं सकता। तो ये तजादात दूर होने चाहिए, अदलिया पर एतमाद बहाल होना चाहिए। अगर अदलिया पर एतमाद ना हो तो पूरा जो आपकी रियासत है वो ख़तरे में पड़ जाती है। देखें, रियासत के 3 सतून होते हैं। रियासत का एक सतून होता है आपकी पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून साजी होती, दूसरा होता है एग्जेक्टिव, जहाँ पे सारी कुव्वत होती है, कुव्वत नाफजा होती है, तमाम जो फैसले हैं और किए जाते हैं और नाफिज किए जाते हैं, और तीसरी होती है अदलिया, ये एक अलग सतून होता है। तो दूसरे 2 सतूनों में जब भी कोई मसले पैदा हों, झगड़े पैदा हों, तो अदलिया उसको निपटाती है। लेकिन अदलिया अगर खुद तजादात का और तनाज़ात का शिकार हो जाए तो फिर मुल्क का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत अफसोसनाक मकाम है जहां हम आकर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो झगड़े शुरू हो गए हैं, जो तनाज़ात शुरू हो गए, जो इख्तलाफात शुरू हो गए, वो अब कंट्रोल में आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्होंने उनको कंट्रोल करना था वो खुद तनाज़ात की जद में आ गए। अच्छा जैगम साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट से एक और सवाल निकलता है। करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हमारे सामने है, इसके अलावा जो अभी बल्दियाती इंतखाबात में एक तरीके का सेटबैक आया वो भी हमारे सामने है, और अब ये जो चीज़ हुई है करंट सिचुएशन, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत का तो क्या जाता है, मुश्किलात तो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे अवाम के लिए, आपके मेरे लिए बढ़ रहे हैं। आप इसको ज़रा सा फैला कर देख लें। मैं कहूँगा कि आपकी जो सारी ताकत वाली अशराफिया है, यानी अंग्रेज़ी में जो इसको पावर एलीट कहते हैं, वो तमाम सेक्शंस, वो तमाम लोग जिनके पास ताकत होती है, इन तीनों हिस्सों के लोग, यानी वो लोग भी जो आपकी रियासत से तनख्वाह लेते हैं, बाकायदा उसमें काम करते हैं, बेपनाह ताकत है उनके पास, और वो लोग जो मुंतखब होकर आते हैं और उनके पास भी ताकत होती है। आप देखिए कि ये सब आपस में बैठकर रूल्स ऑफ द गेम सेट करने में नाकाम हुए, और उसके नतीजे में पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है।
इस वक्त आप जिस माशी तबाही के दहाने पर खड़े हैं या उसमें से गुजर है, एक दिन में तो नहीं आया ना, ये साल हर साल में आया है। और इसी वजह से आया है कि आपकी जो अशराफिया है, जो पावर एलीट है, उन्होंने मिलकर इन मसलों के बारे में नहीं सोचा और आज भी सोचने को तैयार नहीं है। आज भी मिल बैठकर आगे का रास्ता निकालने को तैयार नहीं है। हुकूमत, आपकी जो बात थी, बिल्कुल हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी। लगता यही है कि पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा। पंजाब हाथ से निकल जाएगा तो इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है दबाव डालने का, उस सूरत हाल में जो विफाकी हुकूमत है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। साहब कथा कलामी की माज़र, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि पंजाब का हाथ से चले जाना, दैट्स मीन के विफाक भी हमारे हाथ से चली गई है। मुझे ये बताएं कि इस तरह की सूरत हाल में आपको लग रहा है, जरदारी साहब भी मुल्क दुबई गए हुए थे, तो ये जो उनका दुबई जाना है, पीटीआई ये कहती है कि उन्हें वहां पर इसलिए भेजा गया, ये वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें इलेक्शन के लिए राजी कर रहे हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, इस सूरत हाल में फिर जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा? शेख रशीद भी कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर का महीना इलेक्शन का हो सकता है। मसला ये है कि क्या इलेक्शन से ये जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे? हम उम्मीद तो ये करते हैं ना कि मसाइल हल हो जाएंगे। ये ऐसा ही है कि जब कोई लड़का शरारती हो, नशई हो, कोई मसला हो, तो घर वाले कहते हैं जिसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक हो जाता है? एक पूरा घर वो बर्बाद करता है। ये जो मसले हैं, मसला तो इलेक्शन से तब हल हो जब इलेक्शन के बाद सब लोग उसके रिजल्ट्स को मान लें। क्या कल इलेक्शन हो जाए तो हारने वाला उसको मान जाएगा? क्या वो घर बैठ जाएगा? क्या इमरान खान घर बैठ जाएंगे? या पीडीएम जो अब इमरान खान ने जिसको निकाला होगा हुकूमत से इस तरीके से, वो घर बैठ जाएगी? तनाज़ात तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 के इलेक्शन के बाद पीटीआई की सिर्फ 35 सीटें थी कौमी असम्बली में। क्या वो बैठ गई थी? वो धरना लेकर आ गई थी। वो कह रही थी कि 350 के हाउस में हमारे सिर्फ 35 मेंबर है, 10% मेंबर है, लेकिन हुकूमत का हक हमारा था, नहीं चलने दिया उन्होंने हुकूमत को। तो अब एक अच्छी खासी अपोजिशन जो बनेगी, यानी अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो पीडीएम क्या छोटी अपोजिशन होगी क्योंकि उसमें तमाम पार्टियां, क्या वो खामोश बैठ जाएंगी? मसले का हल इलेक्शन नहीं है। मसले का हल रूल्स ऑफ द गेम सेट करना है। ये तय करना है कि किस तरीके से बाहमी एहतराम के साथ आइन और कानून के मुताबिक चला जाए, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करे, सियासी मसाइल किस तरीके से हल हो, उसके बगैर बात आगे नहीं चलेगी। साहब ये कौन तय करेगा? क्योंकि टेबल टॉक की तो बात कीजिए, खान साहब कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा नहीं। मौजूदा हुकूमत को कहें बैठने के लिए तो वो कहते हैं कि खान साहब के किसी भी रवैये से वो लोग राजी नहीं है, एक जगह पर बैठने पे आमादा नहीं है। तो ये रूल्स कौन सेट करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की पार्टीज जो हैं वो कभी भी इस बात पे उन्हें एतराज़ रहा है कि मिलकर बैठा जाए। इमरान खान साहब भी इस पर तैयार नहीं थे। जो पीडीएम की पार्टीज हैं, क्योंकि वो उनका बहुत पुराना एक एक्सपीरियंस है और ये सब झगड़ों की वो कीमत भुगत चुके हैं। और एक ऐसे वक्त में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी मुल्क से निकाली जा चुकी थी, नवाज शरीफ भी निकाले जा चुके थे, तो आपको मालूम है 2006 में उन्होंने मिल बैठकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय किया था। अगर आप इस वक्त के झगड़े देखें तो इन तमाम झगड़ों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हल कर दिया गया था और उसके नतीजे में 2008 के बाद जो निज़ाम आया वो बहुत स्टेबल था। अगर उससे आप पीछे जाएं तो कोई ऐसी सूबाई हुकूमत चल ही नहीं सकती थी कि जो वफाकी हुकूमत से अलग हो। कि 2008 के बाद हुआ कि वफाक में और हुकूमत थी, सूबाई हुकूमतें अलग थीं और वो आराम से चलने लगी। उससे पहले नहीं होता था। इस तरीके से ये तय हुआ कि किसी भी सूबे में जो ज़्यादा सीटें रखने वाली पार्टी, अक्सरियत ही नहीं, बेशक अक्सरियत ना हो, ज़्यादा सीटें रखने वाली पार्टी है तो उसको हुकूमत दे दी जाए। उसी के नतीजे में आप देखिए कि 2013 में केपी की हुकूमत इमरान खान को दी गई। पीटीआई की उस वक्त सादा अक्सरियत नहीं थी, सिर्फ वो बड़ी पार्टी थी। उस वक्त जेयूआई के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान बार बार नवाज शरीफ साहब से ये कहते रहे कि हम मिलकर हुकूमत बनाते, इमरान खान को नहीं बनाने दो। मसला यही है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इमरान खान नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये मुकाऊ है। तो वो सारा जो एक नॉर्म सेट हुए थे, जो ज़ाब्ता कार अखलाकियात सेट हुआ, तो वो दोबारा से टूट गया। एग्जैक्टली। अब दोबारा से उसको सेट करना है, दोबारा से सेट करना है, कैसे सेट करना है। और जो मुल्क जिस वक्त टर्मोइल में है उससे माशी जो डिस्टर्बेंस आई हुई है वो इस वक्त, जैसा आपने कहा जनाब साहब, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप बर्दाश्त करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो देखना यही कि ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। जैसे कि महकने का बड़ी अहम समात है 11:30 बजे, उस वक्त भी हमारी समय पे अहम ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा। लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि अब शो में आगे बढ़ते हैं। मुकाबला जो है वो बड़ा खूब किया किस्मत ने, लेकिन साथ ना दिया। एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। मेडल तो अपने नाम नहीं कर सके हैं, लेकिन
जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि इतनी कम सहूलियात के बावजूद पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आना, मतलब आप ये देखें कि इतने कम वसाइल में अरशद नदीम जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने किया बेहतरीन है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 एथलीट मध्य मुकाबले थे। अरशद ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। अरशद नदीम ने 75, 82, 83 और फिर 86.16 मीटर की सीजन बेस्ट थ्रो की है। एथलीट अरशद नदीम जो है इस वक्त लंदन से हमें ज्वाइन किए हैं लाइव, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरशद बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि चले कोई नहीं 5वीं पोजीशन पर आए, लेकिन आपने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अगेन वही के कम वसाइल में इतनी भी ट्रेनिंग हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। मुकाबला कैसा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा चैनल का। माशाल्लाह मुकाबला बड़ा अच्छा रहा। दरअसल मेरी साथ साथ इंजरी चल रही थी एल्बो की और थोड़ी सी अपना साथ नी की भी प्रॉब्लम थी। वो ट्रेनिंग के दौरान ही हुई थी नी की भी। तो 1 साल से मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इंजरी की वजह से। तो 1 साल बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैंने टारगेट रखा था कि इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और अच्छा परफॉर्म करूंगा। और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया है मैंने। जैसा कि इंजरी के बावजूद इतना बड़ा परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं पाकिस्तानी कौम का फिर एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया। अच्छा अरशद भाई, टोक्यो ओलंपिक्स से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? गो के बीच में इंजरी भी आई, लेकिन इसके बाद हम सबको पता है कि जेवलिन थ्रो जो है उसमें इतना ज़्यादा हमारी कौम इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उस वक्त तक जिस वक्त तक आप सीन पे नहीं आए थे। तो टोक्यो के बाद से लेके अब तक कैसा प्यार मिला लोगों का? ट्रेनिंग का लेवल कैसे बढ़ाया आपने, ये बताइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो मैंने इंजरी के साथ इतना बड़ा परफॉर्म किया है तो माशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम का मेरे साथ प्यार था, उनकी दुआएं थी, तो मैंने ये अपना इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहेगा, इंशाल्लाह दुआएं मिलती रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे इंशाल्लाह परफॉर्म करता रहूँगा। जैसे कि देखा जाए मुझे इंजरी भी थी तो इस पर बड़ा वर्क किया गया। तो जैसे कि पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं और यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया है। तो अभी कंपटीशन के बाद भी आपको पता है 7,000 जैसे इंजरी है तो मैंने कंपटीशन खेला है और इतना बड़ा परफॉर्म किया है। तो दोबारा से फिर थोड़ी सी अभी आप समझ लें कि 50-50 जो है वो इंजरी है, पेन निकली हुई है। तो उस पर अभी मैं इधर लंदन में इंग्लैंड में पहुँच गया हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो इस पे वर्क जारी है। ज़बरदस्त। अच्छा अरशद, वसाइल की जब भी हम बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि वसाइल की कमी का हमेशा से सामना रहता है, बल्कि मसाइल का हमें सामना ज़्यादा हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? सहूलियात मिलना शुरू हुई आपको, स्पॉन्सर वगैरह, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद स्पेशली अगर मैं ये बात करूँ तो? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे एथलेटिक फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब है, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब हैं, समान भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा वर्क किया है और मुझे एक स्पॉन्सर मिले थे, जाहिद हुसैन साहब हैं और अली साहब हैं, तलहा साहब हैं। तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो आप समझ लें कि मुझे इंजरी थी, इंजरी के बावजूद भी मैंने टोक्यो ओलंपिक से अभी तक जो सफ़र था उसके बीच में मुझे काफ़ी कंपटीशन आए, लेकिन मैं इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और मैंने जो टारगेट रखा था वो वर्ल्ड इस्लामिक एथलेटिक चैम्पियनशिप का था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुझे होप थी, क्योंकि 1 साल बाद कंपटीशन के बाद आप पार्टिसिपेट करें तो नहीं पता चलता कि आप क्या परफॉर्म करेंगे और साथ इंजरी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ा होप हो गया कि इंशाल्लाह जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आई है और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अच्छी फाइट करूंगा। अच्छा, अगर मैं बेस्ट करता तो इंशाल्लाह। भाई आखिर में ये बता दें कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट कंपटीशन कब है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट जो अभी आ रहा है, मैं इंग्लैंड इधर पहुंच गया हूँ बर्मिंघम। तो मेरा 5 अगस्त को क्वालिफाई राउंड है और 7 अगस्त को मेरा फाइनल है। तो इंशाल्लाह
बड़ा होपफुल हूँ, जैसे कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मैंने खेली है तो इतना बड़ा परफॉर्म किया है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूंगा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूंगा इंशाल्लाह। आपको टीम समा, टीम नियातिन की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, आपके आने वाले मजीद फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे और टोक्यो में उन्होंने झंडे गाड़े, इसी तरह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी 5वें नंबर पर आए और अब कॉमनवेल्थ के लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। चलें जी, जरा आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देते हैं। एमक्यूएम की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अहम तरीन खबर है जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। एमक्यूएम की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। विफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने का कहा जाए, वकील एमक्यूएम की जानिब से ऐसा मौकिफ अपनाया गया है। विफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे, चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। 2 हफ्तों का वक्त दिया गया, फिर सिंध हुकूमत कहेगी कि पोलिंग करीब है। फरोग नसीम का ये मौकिफ सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। मियाँ बीवी शादी के बाद ज़िंदगी के सफ़र का एक साथ आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग हो जाती हैं। हकीकत यह है कि शादी के पहले साल मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी मुश्किलात जन्म लेती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अच्छा, और अगर कोशिश करना भी चाहें तो उतनी कोशिश नहीं होती जितनी एक जानिब से हो रही होती है। लाइक हम इसको इजीली कह सकते हैं कि बैलेंस कोशिश नहीं होती है। फिर होता क्या है जी, झगड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और जो आपकी तबीयत होती है उसमें तलखी पैदा हो जाती है, बात बात पे गुस्सा आता है और फिर दिल ये करता है कि भाई सामने वाला बंदा ना मुझसे बात ना करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर माहीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये अब बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि बड़ा इजीली कह दिया जाता है कि जी मुझे तुमसे अलग होना है, यानी सेपरेशन अब हमारे मुआशरे में एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो कि बढ़ती चली जा रही है। जब भी शादी के बंधन की हम बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मेरा मियाँ मुझे समझता नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन रिजवान है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया। एक्चुअली होता ये कि जब शादी होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत हाई होती हैं अगले बंदे से। एक मतलब हम पार्टी की जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, शादी की प्लानिंग स्टार्ट करने से लेकर शादी होने तक, उसके बाद हम कहते हैं जैसे ही शादी होती है ना तो एक इमोशनल क्रैश आता है, क्योंकि पहले तो हम सारे इन्वॉल्व होते हैं शादी की उसमें प्रिपरेशन में, रोज़ एक नई बात हो रही होती है, रोज़ सब कुछ नया हो रहा होता है, तैयारियाँ हो रही होती हैं। लेकिन फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म होता है तो फिर आपको लगता है कि अब हम क्या करें। अब तो जो हमारी ज़िंदगी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था या इवेंट था वो तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या करें। तो इनिशियली जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, देखें एक ट्रायंगल होता है, एक मियाँ, एक कॉर्नर पे मियाँ है, दूसरे कॉर्नर पे दोनों मियाँ बीवी के पेरेंट्स हैं और तीसरे कॉर्नर के ऊपर जो है वो वाइफ होती है। तो जो वाइफ है उसने भी सेटल होना है, हस्बैंड ने भी सेटल होना है। जो इनिशियल के एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, ऑब्वियसली जब आप शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो अपना बेस्ट बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो 2-3 घंटे के लिए मिलना होता है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं मिलना होता, या 4 घंटे 6 घंटे मिलना होता है। उस सारी सिचुएशन में आप बेस्ट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के बाद ऑब्वियसली आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं, तो ज़रा सी कोई बात, एक लड़की दूसरे घर में आई है, वो अपनी वैल्यूज़ लेकर आई है, अपने तरीके से एडजस्टमेंट लेकर आई है, अपनी बातें करके आई है, और जिस घर में आई है उस घर में अलग तरीके हैं, ज़ाहिर है उनके घर का माहौल डिफरेंट होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक लड़की अपने घर में खाना किसी और तरीके से बनाती होगी, लड़के के घर में किसी और तरीके से खाना बनता होगा। तो ये छोटी सी एक बात कि नहीं मेरे घर में ऐसे खाना बनता है तो तुम भी ऐसे खाना बनाओ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर इन दी एंड जब हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हैं मियाँ बीवी स्पेशली आपस में, तो उस वजह से लड़ाई झगड़े जो है ना वो मंजर आम के ऊपर आते हैं। दूसरी बात ये कि जब लड़की आती है शादीशुदा होकर, शादी करके नए घर में आती है, तो उसको भी चाहिए कि थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करे अपने इन लॉज के साथ। अगर वो रह रही है उसके साथ बाउंड्री सेट करे। एकदम से अगर आप जंप इन करेंगे उनकी फैमिली के अंदर या उनकी सिचुएशन के अंदर कि नहीं मैं आपका ये वाला काम भी कर दूंगी, आपका ये भी कर दूंगी, एकदम से आप उनकी हर तरीके की अप्रिसिएशन लेने के लिए
आप उनका हर काम कर लेंगे, लेकिन इनिशियल 2-3 महीने के बाद आप खुद बर्न आउट हो जाएंगी और इन दी एंड पे फिर क्या होगा कि फिर आप कहेंगी कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती। तो आपका जब तक कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज़ ये दोनों चीज़ें सेटअप नहीं होंगी, उस वक्त तक ये लड़ाई झगड़े और ये सारा कुछ सेटल नहीं होगा। इसी तरीके से जो हस्बैंड है उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक लड़की जो आई है वो दूसरे घर से आई है, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, उसकी जो रियलिटी थी वो डिफरेंट थी, उसके घर का माहौल डिफरेंट था। वहाँ पे हो सकता है कि वो अपने घर की बड़ी बेटी हो और वहाँ पे उसकी बहुत सारी बातों की इंपॉर्टेंस ली जाती है, उससे राय ली जाती है उसकी सारी बातों की, लेकिन यहाँ पे आके उसको इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक नए घर में शिफ्ट हुई है, नई जगह के ऊपर आई है, वहाँ पे उसके घर में उसके हस्बैंड की राय शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेनी होती हो। तो हस्बैंड को भी ये बात समझनी चाहिए और दोनों को मिल के आगे चलना चाहिए। देखिए, ताल्लुक़ ने आपको नहीं बनाना, आपने ताल्लुक़ को बनाना है। ये एक स्पेसिफिक लाइन मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि ताल्लुक़ ने आपको नहीं बनाना, आपने ताल्लुक़ को बनाना है। और मियाँ बीवी पहले शादी से पहले तो हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आपने शादी के बाद चलना है तो आपने एक साथ चलना है, आपने मिल के चलना है। ये नहीं करना कि मैं अलग से चलूँगी आप अलग से चलेंगे। ठीक है, ये बातें हैं, होती हैं, हर किसी को पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। मियाँ को भी देखिए, मियाँ की भी जो सिचुएशन होती है ना वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बीवी और अपने घर वालों के दरमियान में एक तो बैलेंस करना होता है, दूसरा ये कि जो हस्बैंड होता है उसको बाहर दोस्तों में फिरने की आदत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मल है ये हमारी सोसाइटी के अंदर, बाहर फिर रहे हैं, रात को 2-2 बजे आ रहे हैं, 3-3 बजे आ रहे हैं। लेकिन जब आपकी बीवी घर आ जाती है तो हस्बैंड का जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा उसको पता होता है कि मैंने इस टाइम पे घर पहुंचना है, मेरी बीवी वेट कर रही होगी। डॉक्टर साहब, यही चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी कंबाइन होती हैं और फिर बन जाती हैं पोस्ट मैरिटल स्ट्रेस। ठीक है, और फिर ये स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरह जाने लगता है ना। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस चीज़ को एड्रेस करने का, सीरियस लेने का। एक तो वैसे ही जो मेंटल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, जो साइकोलॉजिकल साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं, उनको हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, पैनाडोल खा लो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सीरियस क्यों नहीं लेते, क्या वजह है? देखिए, हम लोग जो है ना, एक तो सबसे पहली बात ये कि आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि जो मेंटल डिसऑर्डर है इसको हम सीरियस लेते ही नहीं है। हम अगर हमारी हड्डी टूटेगी तो हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमारे दिल में दर्द होगा हम दिल वाले डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमें बुखार होगा हम दवाई खा लेंगे। लेकिन जो ब्रेन है, जिसने सारे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, जिसने सारी बॉडी को कंट्रोल करना है, उसको अगर कोई मसला होगा तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये कोई इशू की बात नहीं है, या तो ये बहुत अमीरों की बीमारी है या ये जो है फारिग लोगों की बीमारी है। उसको डिप्रेशन जो है वो फारिग लोगों की बीमारी है, आराम से कह दिया जाता है। हालांकि इस तरीके से नहीं होता, हर बंदा एक स्ट्रेस से गुजरता है, कोई ना कोई किसी की ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आ रहा होता है। अब उस स्ट्रेस को कोप कैसे करना है वो हर बंदे की अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बंदा जल्दी कोप अप कर लेता है, 2 हफ्ते के अंदर कर लेता है, लेकिन अगर ये पैटर्न परसिस्टेंट रहता है तो वो फिर आगे मज़ीद चल के वो एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो वो मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने लग जाता है, उससे उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो अपने काम पे नहीं जा सकता है, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, घर वालों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, दोस्तों का उसका सर्कल छूट जाएगा। वो कोई ऐसी जो लड़के होते हैं ख़ास तौर पे वो नशा में, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह इस सब में फंस जाते हैं। इवन लड़कियाँ भी आजकल की वो सब भी सिचुएशन में फंस जाती हैं। बिल्कुल। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू चल रहा है, स्पेशली अगर जैसे आज का टॉपिक पोस्ट मैरिटल स्ट्रेस के ऊपर है, कि अगर आप मियाँ बीवी के अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या कोई मसला आ रहा है और आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो इससे बेशतर कि लेट होता जाए और आप कहें जी कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, हमारी सेपरेशन हो जानी चाहिए, हमें डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए, आप एक कपल थेरेपी की तरफ जाएं, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप कोई ना कोई सोल्यूशन तो वो निकाल के रहेंगे ना। ना लड़का चाहता है ना लड़की चाहती है कि उनका घर खराब हो, दोनों चाहते हैं कि घर मेंटेन रहे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कतई कलामी की माज़रत, इस तमाम तर मामले के दौरान आपके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, वो चाहे बेटा है या बेटी है, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि उनकी मेंटली कंडीशन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, लड़का भी मूव ऑन कर जाएगा, लड़की भी मूव ऑन कर जाएगी, जो इफ़ेक्ट आएगा ना वो बच्चों के ऊपर आएगा।
फिर बच्चे को एक सेपरेटेड फैमिली देखनी पड़ेगी, उसको बाप टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, माँ टाइम दे रही है नहीं दे रही है, इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर आता है। और फिर इवेंचुअली यही बच्चे बड़े होके इनके अंदर भी सब्सटेंस अब्यूज़, साइकाइट्रिक इलनेस और बहुत सारी रीजंस हैं जो कॉमन हो जाती हैं। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो किस सिचुएशन में से गुजर रहा है, तो हम उसको किस तरीके से, हम उसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि उस बच्चे का तो कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, आप साइकाइट्रिस्ट से मिलें, आप अपने जहाँ एंड तक हद तक आप जा सकते हैं। यानी इस चीज़ को सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर एक चीज़ ये भी ज़रूरी है जो कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि फ़र्ज़ कर लें, वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, वो फ़र्ज़ कर लें कि शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हैं घर और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, उन्हें बोलने दें, चीखने चलाने दें। जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आप एक अच्छे माहौल में बात करें, तब शिकायत कर लें। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। माहीन हमारे साथ मौजूद थी। माहीन, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं फैसल। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान से अच्छी खबर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान गोल्ड टेस्ट में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है और एज वी आर टॉकिंग हसन अली की जो विकेट है वो गिर चुकी है। बड़ी तवक्कुआत थी जी और चेंजेस हुई टीम में, फवाद आलम जो है वो आए लेकिन वो भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये कि पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर चुकी हैं और पाकिस्तान स्टिल ट्रेल्स बाय 155 रन। बहुत होते हैं ये। बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लेकिन पाकिस्तान टीम की जानिब से बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग नहीं थी। हसन अली भी विकेट अपनी खो बैठे हैं, कैसे रेट करेंगे अब तक की परफॉर्मेंस को? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर फैसल आपको भी और महक को भी। हालात तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी 191 रन 7 खिलाड़ी आउट पर आज जब खेल शुरू किया तो हम समझ रहे थे कि श्रीलंका पाकिस्तान की टेल को जल्दी से रैप कर देगा लेकिन 223 रन 8 विकेटों के नुकसान पर यासिर शाह मौजूद है। थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। वो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन टूर पे सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट मैच में। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप देखें फैसल, तो लगता यही है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर इन्हिसार कर रही है। गुज़िश्ता 5 टेस्ट इनिंग्स में 50 या उससे ज्यादा रन स्कोर बनाने के बाद कल पहली मर्तबा बाबर आजम फेल हुए, 16 रन बनाए और उसके बाद टीम बैठ गई। वो तो शुक्र करें कि सलमान अली आगा ने 62 रन बना दिए, वरना आपकी बैटिंग लाइनअप वल्नरेबल नजर आती है। और इस मरहले पर लोग शान मसूद को याद कर रहे हैं कि आखिर आपने उसको क्यों नहीं खिलाया। एक तो बाबर आजम ने अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, 1 डाउन पोजीशन पर आ गए, चौथे से 1 डाउन पे अजहर अली खेलते थे। तो समझ में नहीं आ रहा क्या दुश्मनी है इनकी शान मसूद से, उसको क्यों नहीं खिला रहे। फवाद आलम को एक टेस्ट बिठाते हैं, खिलाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही स्ट्रेटेजी। ठीक, अच्छा मिर्जा भाई, रिजवान की फॉर्म को क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे, लग रहा है उनको कोई स्टॉप लग गया है, कोई अब धक्का देने की जरूरत है। महक, रिजवान जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में अगरचे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा कराची टेस्ट में इस साल सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में। और ये सोचना पड़ेगा, हम उन्हें एज अ बैट्समैन शामिल किए हुए, विकेट कीपिंग तो करते हैं लेकिन हम उन्हें बैट्समैन काउंट करते हैं, 5वें नंबर पर वो आ रहे हैं बैटिंग के लिए। समझ में नहीं आ रहा स्ट्रैटेजी क्या है। टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद है जो कि बैटिंग कोच है, उसके बावजूद बैटिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो तो दुआएं दें पिछले मैच में अब्दुल्ला शफीक को जिससे सेंचुरी करके मैच जितवा दिया, वरना उस मैच में भी हम लोग जो प्रेशर में थे। और मिर्ज़ा भाई, जब हम रिजवान की बात कर ही रहे हैं तो क्या इनरोड्स बन रहे हैं सरफराज के लिए? क्योंकि आपके अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात करें, लेकिन प्रॉब्लम है इसके सरफराज के अलावा आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है रेड बॉल के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो कहते हैं ना फैसल, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो यहाँ तो वही हिसाब है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जिसकी जान पहचान है, जिसका ताया, जिसका चाचा, जिसका रिश्तेदार है, उसकी ज्यादा इनपुट है, उसकी ज्यादा लाइन है, और जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, चाहे वो कितना माजी में परफॉर्म क्यों ना कर चुका हो, उसकी कोई लाइन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती, स्ट्रैटेजी इनको बनानी चाहिए ना। आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है उनको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया। सरफराज तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वनडे मैचेस में मिडिल ऑर्डर में, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती। वही मैं कहता हूँ कि बस समझ से बाल आता रहे इन लोगों की हिकमत अमली।
सही। अच्छा मिर्जा भाई ये भी बताएं कि पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में जिस तरह विकेटें गिरी, क्या विकेट मुश्किल थी, आपको क्या लगता है? देखिए महक, ये विकेट अगर हम देखें पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में ज्यादा आसान है, बनिस्बत ज्यादा बेहतर है। जो पहला टेस्ट मैच था इसी पिच पर, वहां गेंद बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था और गेंद में ऑकवर्ड बाउंस भी था, लेकिन इस विकेट पर रन्स बन रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं ना, श्रीलंका ने 378 रन बनाए तो उनका स्ट्राइक रेट, उनका जो रन रेट था 3.77 रन, ऑलमोस्ट 4 रन फी ओवर करा। और पाकिस्तान ने जब बैटिंग की तो पाकिस्तान का 2.7 करा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप इत्मीनान से इस पिच पर खेलेंगे तो रन्स बन सकते हैं। अभी भी तो रन्स बने ना, 191 पे 7 से 223 पे 8वीं विकेट गिरी, लेकिन और 88 पे 4 हो गए थे। मैं समझता हूँ पिच बेहतर है, लेकिन वही है ना कि हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं बाबर आजम पर। अगर बाबर आजम नाकाम हो जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेंस से फवाद की ये वाली भी इनिंग्स जो है आप उसको थोड़ा सा उसका तहस्सुस करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे तमाम तर बहुत सारे तजज़ियाकार, बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे एनालिस्ट जो है कह रहे थे कि जी फवाद को लाना चाहिए और अज़हर को बाहर करना चाहिए। बट वन से इज़ इन, एक बार फिर हमने देखा कि रेजिलियंस तो उन्होंने शो की, लेकिन जिस वक्त में वो सेट हो गए थे विकेट पे, उसके बाद थ्रो कर दिया विकेट। क्या कहेंगे? देखिए फैसल, बैट्समैन का यही हाल होता है कि अगर आप एक टेस्ट मैच में उसे बिठा दें, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म हो जाता है और फिर अब उस पर तलवार भी लटक रही है सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा को उस पर प्रेफरेंस दी गई मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह से वो बैटिंग करता है, वो श्रीलंका में आपको याद होगा 168 2009 में उसने अपने डेब्यू टेस्ट में बनाए थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में उसको रन्स करने चाहिए थे। अगरचे कल उसने अपने 1000 रन्स मुकम्मल किए, 88 टेस्ट मैच के गैप के बाद आया ना, 2020 में आया अगस्त में फवाद आलम, और उसके बाद फिर उसने 4 सेंचुरियां भी बनाई, एक न्यूजीलैंड में बनाई, एक वेस्ट इंडीज में बनाई, एक जिम्बाब्वे में बनाई, एक कराची में बनाई, लेकिन उसके बावजूद आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो खत्म हो जाता है ना अगर बैट्समैन का। दूसरी इनिंग्स बाकी है, फवाद आलम को रन स्कोर करना चाहिए। बात ये प्लानिंग भी होती है कि अगर फेल हो गया तो इससे जान छुड़ा लेंगे, ये भी आप देखें बहुत सारी चीजें। आप अजहर अली को नहीं खिलाया, इसका मतलब है अजहर अली के लिए उम्मीद की शमा रोशन है, उसको दोबारा ला सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में गिमिक्स बहुत होते हैं फैसल, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और अब इसी के पेश नज़र फिर मिर्ज़ा भाई मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि हमने देख लिया कि किस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइट बॉल हो कि रेड बॉल हो, अपने मिडिल ऑर्डर में हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा वैक कर जाता है, लेकिन जब भी ऊपर से कोई मसला होता है मिडिल ऑर्डर में जो कंसोलिडेशन है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो अभी तो खैर हम देख रहे हैं इतनी रेजिलियंस माशाल्लाह हमारी टेल शो कर रही है। यासिर ने 92 गेंदें खेलनी, यासिर शाह 92 गेंदें खेल सकते हैं, तो इस बार ऊपर क्या हुआ? जैसे मैक ने भी कहा था विकेट का मसला था, या फिर हमने बहुत रेकलेस केयरलेस बैटिंग की? देखिए हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हम डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं फैसल। हम कोशिश करते हैं कि हम सेट हो जाए रेड बॉल क्रिकेट में, और डॉट बॉल्स खेलते खेलते प्रेशर हम पे डेवलप हो जाता है। मैंने शुरू में जिक्र किया ना कि जिस टीम का जो रन औसत हो फी ओवर का 2.7 रन का, अब दुनिया कहां से कहां चली गई, 4 रन से ज्यादा का एवरेज लेकर चलते हैं। आप देखें इंग्लैंड ने कैसे चेस किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारत कैसे बैटिंग करता है। हमारा वही माइंडसेट है कि हम एक शेल में चले जाते हैं और फिर हम मोहतात अंदाज से शुरू करते हैं और उसी मोहतात अंदाज के चक्कर में हमारी विकेटें गिर जाती हैं। तो आपकी बात सही है कि इनको, और मिडिल ऑर्डर आपका बहुत हल्का है। आप बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं बाबर आजम पर, आप इन्हिसार कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान पर, और बता दें इस टीम में और कौन बैट्समैन है। इमामुल हक की कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जो बैटिंग पैराडाइज है उन पर तो रन स्कोर करते हैं और जहां दूसरी विकेटें आती हैं, टर्निंग विकेट आती है, वहां फंस जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, इनको प्लानिंग करना पड़ेगी। अब तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, इसके बाद अब बीच में तो T20 वर्ल्ड कप वगैरह है, मेरे ख्याल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है मिर्जा भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। चैलेंज अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मशहूर ज़माना इमरान सरी समेत मुतादिद जासूसी किरदारों के खालिक और उर्दू ज़ुबान में जासूसी अदब के बानी नावल निगार जो हैं, आज उनका यौम पैदाइश और उनका आज यौम वफात भी है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उर्दू ज़बान में जासूसी अदब के बानी इब्ने सफ़ी का असल नाम असरार अहमद था। वो 26 जुलाई 1928 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। नावल नगारी के मैदान में आए तो वालिद की निस्बत से इब्ने सफ़ी का कलमी नाम अख्तियार किया।
1948 में उनकी पहली कहानी फरार शाये हुई। 1951 में उन्होंने जासूसी दुनिया के नाम से रिसाला जारी किया, जिसमें इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद के किरदारों पर मुश्तमिल सिलसिले का आगाज हुआ, जिसका पहला नावल दिलेर मुजरिम मार्च 1952 में शाये हुआ। उनके मकबूल जासूसी नावल्स में खौफनाक जंगल, औरत फरोश का कातिल और तिजोरी का राज शामिल हैं। इब्न सफ़ी के पास एक पूरी जो बैकग्राउंड थी ना, अदबी बैकग्राउंड, उनके किरदारों में एक तहदारी होती है। 1957 में इब्न सफ़ी ने अपनी ज़ाती पब्लिकेशंस के तहत जासूसी दुनिया का पहला नावल ठंडी आग शाये किया। इसी दौरान उन्होंने एक नए किरदार इमरान की बुनियाद डाली। इस सिलसिले का नाम इमरान सीरीज रखा, जिसका पहला नावल खौफनाक इमारत था। मजमूई तौर पर उन्होंने 245 नावल लिखे। इब्न सफ़ी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, जिसके बायस वो 26 जुलाई 1980 को कराची में इंतकाल कर गए। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। चलिए अब आपको लिए चलते हैं खूबसूरत पहाड़ों की जानिब और राकापोशी, इसकी हमें सैर करवा रहे हैं मंजर शिकरी। गिलगित बल्तिस्तान का पहाड़ राकापोशी और बेस कैंप तक का सफर, एक ना भूलने वाला सफर। जिलानगर के गांव मनापन से 7,788 मीटर बुलंद चोटी राकापोशी के बेस कैंप के लिए पहले दिन का सफर कि जब सयाह कैंप 1 पहुंचते हैं, वहाँ वो एक रात हरे भरे मैदान की खुशगवार फिजा में आराम करते हैं। दूसरे दिन ट्रैकिंग के बाद राकापोशी और दिरान पीक के दामन में पहुँचते हैं। इधर आकर फिर जो ट्रैक किया होता है ना, वो भूल जाता है। इतनी खूबसूरत जगह है ये। राकापोशी और दिरान पीक के दरमियान कुदरती ग्लेशियर और 8 किलोमीटर तवील आइस वॉल का नजारा किया जाता है। मौसीकी गूंजती है, तड़के पर रक्स होता है। दूसरे ही दिन दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाकर सयाह मनापन गांव लौटते हैं। मंजर शिकरी, समाल, राकापोशी, बेस कैंप। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।